नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। जैसे जैसे आम चुनाव करीब आते जा रहे हैं, 28 विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जुड़ने की बजाय बिखरता दिख रहा है। आम चुनाव में करीब 3 महीने से कम का वक्त है। साल का पहला महीना जनवरी भी अपने आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। उल्टा गांठें दिखाई दे रही हैं। सीटों पर एक राय बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी। वो कब की पार हो चुकी है। अब तो घटक दल एक तरफा ऐलान पर उतर आए हैं। ऐसा कर गठबंधन को पहला झटका आज ममता बनर्जी ने ही दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। ये कहा कि मेरा कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है। गठबंधन को एक और झटका लगा, जिसको आप दूसरा झटका कह सकते हैं। वो दिया पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने। आज ही उन्होंने भी कह दिया कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। तो सुना आपने, और ये दोनों ही बयान साफ बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में बेचैनी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बेचैनी के पीछे कांग्रेस की भूमिका को वजह बताया जा रहा है। सहयोगी दलों को लगता है कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया, बिग ब्रदरली एटीट्यूड सीट बंटवारे के बंटवारे में आड़े आ रहा है। हालांकि भगवंत मान के बयान को उनकी ही पार्टी के एक और नेता के बयान ने आज हल्का करने की कोशिश की। भगवंत मान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से उसके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, टूटी नहीं है। देखिए ये बात नई नहीं है, शुरू से ही पंजाब यूनिट जो है वो कहते आ रही है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर आप लोकल यूनिट देखेंगे तो वो भी बार बार कहते हैं कि उन्हें गठबंधन नहीं करना है। तो लोकल यूनिट के अपने एस्पिरेशंस हैं, वो अपने एस्पिरेशंस रखेंगे सामने। अंत में अंतिम निर्णय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सीट शेयरिंग कमेटी जो है, वहाँ पे जो निर्णय होगा और हाईकमांड जो है जो अंतिम फैसला लेगी उस पर निर्णय लेगी। तो उसका इंतजार करते हैं जब तक निर्णय ना हो जाए। रहा सवाल जो आप एक और पॉइंट कह रहे थे कि डिले हो रहा है, उससे मैं सहमत हूं कि इसको जितनी जल्दी की जाए। आम आदमी पार्टी के अंदर भगवंत मान के बयान को भले उनके नेता काट रहे हों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बयान को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ममता ही हाईकमान है। लिहाजा उनके बयान के बाद बंगाल में तो साफ माना जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। क्या यह बिखराव देश के दूसरे राज्यों तक भी फैल सकता है? यह अब बड़ा सवाल है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी शुरू से ही कांग्रेस और लेफ्ट के रवैये से बेचैन नजर आ रही थी। मंगलवार को इन्होंने कालीघाट इलाके में साफ कर दिया था कि वो 8 से 14 सीटों की कांग्रेस की अव्यवहारिक मांग के आगे नहीं झुकेंगी। यानी कांग्रेस पार्टी 8 से 14 सीटें टीएमसी से मांग रही थी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की पकड़ हो, वहां सीटें उस क्षेत्रीय पार्टी के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में बीजेपी से लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग हमारी बात सुनना नहीं चाहते। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, लेकिन कम से कम उन्हें सीट तो ना जीतने दें। इसके बाद बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने जवाब से ममता बनर्जी को और भड़का दिया। कहा, ममता की दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और हमें उनकी कोई मदद नहीं चाहिए। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला,
रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, अधीर रंजन चौधरी को। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही कि आप बीजेपी के साथ मिले हो, बीजेपी की मदद कर रहे हो। अधीर रंजन चौधरी के ऐसे बयानों पर सहयोगी दल जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। ममता दीदी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हम काफ़ी दिनों से, नीतीश कुमार जी ने भी उस तरफ इशारा किया था कि सब काम छोड़ करके पहले सीटों की तालमेल करो, जॉइंट कैंपेन करो, मैनिफेस्टो तैयार करो, और कोई भी कार्यक्रम अब कोई एक पार्टी ना करके संयुक्त कार्यक्रम होनी चाहिए। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य भी काफ़ी भड़काने वाला था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ सुर मिलाते हुए पश्चिमी बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की केंद्र सरकार से मांग की थी। तो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे गठबंधन में दरार पड़ती है। मैं ममता दीदी का वक्तव्य को इंडिया गठबंधन की एकता में आई हुई दरार के रूप में देखता हूं, और अफसोस है हमको। लेकिन ममता को लेकर बंगाल कांग्रेस में ऐसा रुख अकेले अधीर रंजन चौधरी का नहीं है। कांग्रेस की बंगाल की नई प्रभारी जो बनी है दीपा दासमुंशी को लगता है कि ममता बनर्जी पिछले 6 महीने से बीजेपी की ही मदद कर रही हैं। It will, since Mamata Banerjee has said that she is fighting election alone, that's what I came to know right now. I think she will indirectly helping BJP, of course, because we already know that she has a tacit understanding with BJP, and this decision has proved, being in the India she was there for so long, and all of a sudden she has changed her opinion. So it is proving that she is in hand with BJP, and she will actually helping BJP in Bengal. तो सुना आपने कैसे पब्लिक में सार्वजनिक तौर पर आपस में बयानबाजी चल रही है और इन पार्टियों को गठबंधन करके बीजेपी से मुकाबला करना है। हालांकि कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी से उलट एक संतुलित बयान दिया और कहा कि बातचीत अभी चल रही है, लेकिन ये जवाब राहुल गांधी ने ममता के कल के बयान पर दिया था, आज के बयान पर नहीं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। लेकिन ममता बनर्जी तो कांग्रेस की न्याय यात्रा से भी भड़की हुई हैं। उन्होंने आज ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस ने इतना शिष्टाचार भी नहीं निभाया कि बंगाल में अपनी न्याय यात्रा के आने के बारे में पहले से जानकारी देते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से असम के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है, जहां वो उत्तर दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद से होकर 523 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है। तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की ये यात्रा गठबंधन की भावना के खिलाफ है। तृणमूल ही नहीं, इंडिया के अन्य सहयोगी संगठन जैसे जेडीयू भी मानती है कि इस वक्त यात्रा एक पार्टी की नहीं, पूरे गठबंधन यानी INDIA की होनी चाहिए थी। ये सवाल मैं पहले उठाया था
जिसपे मेरे कांग्रेस के कई मित्रों ने ऐतराज़ भी किया, मुझको फ़ोन से भी उन्होंने सूचित किया। ये यात्रा अगर इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे होती तो बहुत अच्छा होता, सहज होता, इसको रेस्पेक्टेबिलिटी भी मिलती। ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को चिट्ठी भेज करके ये कहना कि आप इसमें शामिल हो जाइए अपने कार्यक्रम छोड़ करके, ये असंभव सा भी लगता है। राहुल जी एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, इससे जनता के करीब जाने का, उनकी समस्याओं को सुलझाने का, समझने का उनको अच्छा अवसर मिला है। पिछली भी यात्रा उनकी काफ़ी सफल रही थी, लेकिन माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ ये यात्रा का नहीं, ये संयुक्त सभाओं का, उम्मीदवारों के चयन का, जॉइंट कैंपेन का दौर है। और कांग्रेस के नेताओं पर राहुल गांधी के इन तमाम बातों पर कमेंट करने के लिए नौबत इसलिए आई, नहीं भूलना चाहिए हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है, खासकर हिंदी पट्टी पे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इसीलिए आज कांग्रेस के तमाम साथी कांग्रेस को ही नसीहत दे रहे हैं। इस बीच बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ममता के आज के बयान के बाद कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता साफ सफाई और समझौते की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सहयोगी आरजेडी को लगता है कि गठबंधन में ऐसे अंतर्विरोधों को सुलझाया जा सकता है। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। कांग्रेस के रवैये से ममता बनर्जी उनको धुतकार रही हैं। अब कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं, पुचकारना जरूरी है, वरना ममता नाराज हो गई तो गठबंधन खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन आपस की इस खींचतान में बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन में फूट तो पड़नी ही थी। ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है। कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है। साफ है, इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की दरार बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पे फायदेमंद होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों में भी ये बात काफी समय से महसूस की जा रही थी कि सीटों के गठबंधन पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो दिक्कतें आ सकती हैं। ममता बनर्जी के बयान ने वो दिक्कत अब खड़ी कर दी है। ये तब है जबकि इंडिया गठबंधन की पटना और बेंगलुरु में हुई पहली 2 बैठकों में ममता बनर्जी की भूमिका काफी सकारात्मक और अच्छी दिखी, लेकिन धीरे धीरे वो गठबंधन से निराश सी होती दिखने लगी है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू हुई थी। दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई और इसी बैठक में गठबंधन का नाम INDIA तय किया गया। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई। मुंबई में हुई तीसरी बैठक में ममता बनर्जी पहुंची जरूर, लेकिन अनमनी सी दिखी और बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई। हालांकि तब ममता ने कहा था कि उन्हें कोलकाता में कुछ काम है, इसीलिए उन्हें विमान पकड़ने के लिए जल्दी निकलना है।
उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ निकल गए थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि टीएमसी नेताओं की गठबंधन में बन नहीं रही, लेकिन तृणमूल ने इन बातों का उस वक्त खंडन कर दिया। लेकिन फिर चौथी बैठक तक आते आते जोश ठंडा पड़ता दिखने लगा। चौथी बैठक 3 महीने बाद 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई, लेकिन कई नेताओं के न आ पाने से कांग्रेस ने इसका स्तर घटा दिया और इसे संसद में सभी दलों के नेताओं की बैठक तक सीमित कर दिया था। इससे ठीक पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बड़ी जीत ने भी इस बैठक के उत्साह को ठंडा कर दिया। इस बैठक को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी भी सामने आई। बैठक से पहले जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की कोई जानकारी है ही नहीं, इसीलिए उत्तर बंगाल में उनके पहले से ही कार्यक्रम तय हैं और वो कार्यक्रम अपने दौरे पर जा रही हैं। इसके बाद अगली बड़ी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। उसमें भी सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका। इस बैठक में ममता ने कहा कि वो कांग्रेस और सीपीएम के साथ गठबंधन को तैयार है। हालांकि राज्य में सीपीएम और कांग्रेस का अड़ियल रवैया उन्हें परेशान करता रहा है। इसके कुछ दिन बाद उनके बयान ने साफ कर दिया कि वो देश भर में तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन बंगाल में अकेले ही लड़ना चाहती हैं। उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया कि साल खत्म होने से पहले सीटों का बंटवारा तय हो जाना चाहिए। साल निकल गया है, 24 दिन ऊपर से बीत गए हैं, गठबंधन नहीं हुआ है। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। नए साल में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 13 जनवरी को हुई, लेकिन ये बैठक वर्चुअल आयोजित की गई, यानी नेताओं ने दूर बैठकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। राज्य विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम पर राज्य में अलग अलग इलाकों में हिंसा फैलाने के आरोप लगाए। 13 जनवरी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त करने का ऐलान हुआ। इसके साथ ही नीतीश कुमार को संयोजक या कन्वीनर बनने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दी ही नहीं। इस बैठक के अगले ही दिन यानी 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में लेफ्ट के नेताओं की भूमिका से भी वो नाराज रहीं। तृणमूल को बंगाल में लगातार कांग्रेस और लेफ्ट की प्रदेश इकाइयों के रवैये से शिकायत रही है। जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा रहा। जहां इंडिया गठबंधन अधिकतर दल इसके पक्ष में थे, वहीं तृणमूल ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। बताया गया कि मुंबई की बैठक में ममता बनर्जी पूरे देश में जातिगत गणना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करने पर अड़ गई थी, मना कर रही थी। इसीलिए वो इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई थी। जेडीयू, आरजेडी, सपा, डीएमके, कांग्रेस और सीपीएम ने इसे लेकर जबरदस्त दबाव बनाया था, लेकिन तृणमूल ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर विचार के लिए ज्यादा समय चाहिए और तृणमूल कांग्रेस को यह समय दे भी दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर उसने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। जबकि बाकी बड़े दल चाहते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर एक कॉमन लाइन गठबंधन कहे कि वो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगा। ममता की नाराजगी और सख्त रुख के बीच क्या इंडिया गठबंधन में बंगाल का मसला आसानी से सुलझ पाएगा? इसी पर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी की राय जानते हैं। भाभी ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है कि वो सीपीएम के कहने पर कांग्रेस चल रहा है। वो बंगाल में जो हो रहा है, एक्चुअली सीपीएम ममता कांग्रेस के साथ एक साथ है, इसलिए वहाँ का अदित चौधरी, वहाँ का स्थानीय जो नेता है, वो दोनों मिलकर ही काम करते हैं, इसलिए ममता का नाराज़गी है। अभी ये नाराज़गी कैसे दूर होगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर नहीं होगा कि ममता तो ऑलमोस्ट धमकी दे रखे है कि वो 42 में 42 सीटें लड़ने के लिए तैयार है। 42 में 42 लड़ेंगे, लेकिन अगर बंगाल में कोई मोर्चा नहीं बना, कम से कम इसमें वोट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये मोर्चा दिखाने के लिए मोर्चा बना होगा, नहीं बनाया तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अभी तक जो बातचीत चला है, ताकि ममता ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहते हैं,
वामपंथी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन 2 सीट जो है वो बहरमपुर अधीर चौधरी का सीट और मालदा में जो एक ज़माना में बरकत गनी खान चौधरी का इलाका होते थे जहाँ पे उसका भाई जीत के आए हैं, उन जगह पे दोनों में बगैर कोई मोर्चा कांग्रेस अपने बलबूते में जीता था। इसलिए ये छोड़ने का तो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे तृणमूल का वोट ज़्यादा है नहीं। फिर भी वो विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोट मिला था, वो अलग कहानी था। तो कांग्रेस के लिए ये दौर के अलावा अगर अलायंस सचमुच मोर्चा कुछ बनाना जरूरी है तो ममता को भी इसके अलावा और कोई 1-2 सीट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे रायगंज जो प्रियरंजन दासमुंशी का एरिया था, जहाँ पे अभी दीपा दासमुंशी वो शायद कंटेस्ट करने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पे ममता बनर्जी अगर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तृणमूल का भी बीजेपी का भी गड़ा बढ़ है, उसके साथ तृणमूल का भी एक बार एमपी जीता है, तो वो उस पर देखना है कि वो कांग्रेस के लिए छोड़ता है कि नहीं। 3-4 सीट के अगर ममता राजी हो जाता है, खास तौर पे उत्तरी बंगाल में, तो ये मोर्चा बन सकते हैं। लेकिन दक्षिण बंगाल में अगर कांग्रेस डिमांड भी करेंगे, वो डिमांड जायज़ नहीं है, इसलिए कि दक्षिण बंगाल में कांग्रेस का कोई वोट है ही नहीं है। तो अगर इंडिया गठबंधन को सफल होना है और बीजेपी को चुनाव में हराना है तो 4-5 राज्य उनके लिए बड़े क्रिटिकल हैं। बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। अभी हमने आपको बंगाल और पंजाब में जो चल रहा है उसकी स्थिति दिखाई। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के चुनाव की भी है और कर्पूरी ठाकुर साहब को दिए गए सम्मान की भी है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शती के मौके पर मरणोपरांत भारत रत्न देने का भारत सरकार ने ऐलान किया। जननायक के रूप में मशहूर रहे कर्पूरी ठाकुर के निधन के 36 साल बाद भारत रत्न देकर राम रथ पर सवार बीजेपी ने एक साथ 2 राज्यों में जातिगत समीकरण की साधने की कोशिश की है। जो बीजेपी कमंडल की राजनीति के लिए जानी जाती थी, वो मंडल में भी सेंधमारी कर रही है। उसकी कोशिश है कमंडल भी मेरा हो और मंडल भी मेरा हो। एक बिहार में है, जिस तरह की बात मैंने बताई कि 2 राज्यों में कोशिश हो रही है, बिहार में और यूपी में, और ऐसा करके उसने विपक्षी उम्मीदों को कैसे झटका दिया है, उसको समझाने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बुधवार को बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरीपुरम में उनकी जन्मशती मनाई गई। मंगलवार को ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से पहले केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की। उनके गीत बजने लगे, उन पर प्रधानमंत्री का लेख भी आ गया। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा दांव मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति में जातियों का बहुत ज्यादा असर रहा है। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में बिना पिछड़ी जातियों को साथ लिए किसी राजनीतिक दल का उद्धार नहीं हो सकता। बिहार में जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी
जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी को खींचने में लगी हुई है, वहीं पे यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश और तेजस्वी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक झटका देने की कोशिश कर दी है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसमें लगा दो शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था। 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूँ इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है। भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करके 100वीं जयंती पर ये संदेश पूरे देश में चला गया कि आज एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने कोई लड़ाई नाम की चीज़ नहीं रह गई है। पूरा समाज जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, जो कांग्रेस, बसपा, सपा से उपेक्षित रहा है, वो पूरा का पूरा समाज आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। कर्पूरी ठाकुर लोहिया और जेपी की समाजवादी विरासत वाले नेता रहे। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले सभी दल उन्हें अपना बता रहे हैं। बीजेपी का यह कदम इस वोट बैंक में दरार डाल सकता है। इसलिए अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर श्रेय लेने और विरोधियों पर हमला करने का खेल जारी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो सर्वोच्च सम्मान उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग इस फैसले से खुश है और यह जैसे पूरी जनवरी का 2024 का पूरा महीना खुशियों से सरोबोर है। जननायक को भारत रत्न मिलना पीडीए की जीत है। भारत सरकार को कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष में पढ़ाई मुक्त करनी चाहिए और मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। मंडल आरक्षण जो घोटाला है बीजेपी कर रही, वो बंद होना चाहिए। जाति जनगणना करा के उनको हक अधिकार देना चाहिए और निजीकरण बंद होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होंगी। यूपी में पिछड़ा वर्ग आबादी 45% पार मानी जाती है। बिहार में भी उसकी तादाद बहुत बड़ी है। जाहिर है इस एक कदम ने दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव को और बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को झटका दे दिया है। अब बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब किस तरह से राजनीतिक दल देंगे, ये देखना बहुत रोचक होगा। चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले हर तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन वोटर किसकी तरफ जाएगा ये तो खैर चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार के मुख्य मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कल जयपुर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है और ये बात भी समझ सकते हैं कि मैक्रों की अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर जा रहे हैं। जयपुर में दोनों नेता कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये भी बताया गया कि दोनों नेता जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल के सामने चाय पिएंगे और चाय का भुगतान यूपीआई के जरिए किया जाएगा। भारत में डिजिटल लेन देन का चलन दुनिया को दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मैक्रों के जयपुर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक माना जाता है।
दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो चुके हैं। इस दौरे में भारत और फ्रांस अपनी इस दोस्ती को किस मुकाम पर पहुंचाएंगे, इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमाशंकर सिंह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो भारत दौरा है वो जयपुर से शुरू हो रहा है और जयपुर से शुरू होने की इसकी एक खास अहमियत है टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि 2,30,000 के आसपास जो फ्रांसीसी सैलानी भारत आते हैं हर साल, उसमें से 1,10,000 के आसपास राजस्थान और ख़ासतौर पे जयपुर का रुख करते हैं। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिहाज से ये दौरा अहम होने जा ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि उनके यहाँ के प्रोग्राम का, तो वो आमेर का किला देखेंगे, जंतर मंतर जाएंगे और फिर हवा महल आएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पिएंगे और जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको लेकर बातचीत होगी। उसके बाद जो द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो शुरू होगी और इसमें जो प्रमुखता से जो मुद्दा है वो है डिफेंस डील का। 36 जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भारत फ्रांस से ऑलरेडी ले चुका है। 26 जो लड़ाकू और ज़्यादा लड़ाकू जो विमान है राफेल M, जो कि खासतौर पे नौसेना के काम आने वाले लड़ाकू जहाज़ हैं, उन पर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि कोई बड़ी घोषणा इस दौरे में उसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बातचीत जब आगे बढ़ेगी, कई दौर की बातचीत होती है किसी इस तरह के बड़े समझौते के लिए। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का जो ये समझौता है वो होगा। तो ये एक जो डिफेंस डील का जो मुद्दा है वो काफ़ी उसकी काफ़ी अहमियत है, ख़ासतौर पे जब हम जानते हैं कि 1950 के दशक से ही भारत जो है वो फ्रांस से लड़ाकू विमान जो है वो लेता रहा है और उसी की कड़ी में ये जो आगे की बातचीत है वो होगी। दूसरी अहम बात यह है कि 1998 में जो दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर दोनों देश जो हैं वो एक नए नए क्षेत्रों में जो आपसी सहयोग है उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए थे, तो वहाँ पर 2047 के लिए एक जो रोड मैप है उसकी बातचीत हुई थी और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत हुई थी, क्योंकि भारत की तरफ फ्रांस भी जो फ्री इंडो पैसिफिक चाहता है, वहाँ पे किसी एक देश का वर्चस्व अगर नाम लेकर कहें तो चीन का वर्चस्व जो है वो फ्रांस भी नहीं चाहता। तो इस लिहाज से और ज़्यादा अहम हो जाता है दोनों देशों के बीच का जो रक्षा सहयोग है वो इस लिहाज से, क्योंकि अगर जो राफेल M है वो आता है जो कि नौसेना के काम आएगा और इस क्षेत्र में जिस तरह से एक घेरेबंदी की कोशिश में चीन लगातार जुटा रहा है, तो भारतीय नौसेना जब मजबूत होगी तो इस क्षेत्र को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो ये जो रक्षा के अलावा भी और कई मुद्दे हैं, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बात हो या UPI के ज़रिए पेमेंट की बात हो। यहाँ पर भी जो चाय पिएंगे तो UPI से जो पेमेंट है वो की जाएगी। भारत की कोशिश ये भी है कि जो UPI का जो पेमेंट है वो वर्ल्ड वाइड जो है उसका जो स्वीकरण है वो हो, और फ्रांस इस दिशा में एक ऐसा सहयोगी देश है जो काफ़ी रिसेप्टिव है इस बात को लेकर। तो जो डिजिटल जो एक जो ट्रांजैक्शन है उस दिशा में भारत ने जो लंबी छलांग लगाई है उसका भी जो एक जो मुजाहिरा है, उसका भी जो एक नुमाइश है वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा एक और अहम बात है कि भारत में जो निवेश की जहाँ तक बात है तो $660 मिलियन का जो निवेश है वो फ्रांस का जो है वो 2022-23 में हुआ था और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश जो है वो भारत की तरफ से होगी। और एक आखिरी बात की जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है, जिसके लिए भारत लगातार इस बात पे जोर देता रहा है, तो जो एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है या को प्रोडक्शन की जो बात है वो रक्षा के क्षेत्र में उस मुद्दे पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो कई मायनों से दौरा काफ़ी अहम है और इसलिए इस दौरे पर सबकी निगाह है, खासतौर पे इस लिहाज से कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। उसकी जानकारी जो है वो 26 तारीख को जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें औपचारिक तौर पर वो जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार इस अहम दौरे से क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया दोनों देशों के संबंधों के मद्देनज़र। और अब एक दिलचस्प खबर, भटिंडा से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक मुर्गे की जान बचाई है। यही नहीं, मुर्गे का मेडिकल चेकअप कराया गया और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ये सब पुलिस क्यों कर रही है? मुर्गे के खाने पीने का अच्छा खासा इंतजाम किया जा रहा है। मुर्गे को पुलिस सुरक्षा में दरअसल कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि वो अब एक केस की प्रॉपर्टी बन गया है। दरअसल मामला ये है कि भटिंडा के बलुआना गांव में कुछ लोग मुर्गों को आपस में लड़वा रहे थे, जिसमें एक मुर्गा बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। इसे देखकर किसी पशु पक्षी प्रेमी ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। पुलिस के आते ही मुर्गों की लड़ाई देख रहे 100 से ज्यादा लोग वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया
और एक मुर्गे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पुलिस ने मामले में 2 अन्य आरोपियों को नामजद किया है। पुलिस ने मौके से 11 ट्रॉफी भी बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि जख्मी मुर्गे का मेडिकल कर उसे एक मुर्गी पालने वाले के यहाँ पर रखा गया है ताकि मुर्गे को अकेलापन महसूस न हो। जब तक मामला कोर्ट में पुलिस को मुर्गे की सुरक्षा भी जब तक मामला कोर्ट में सुरक्षित नहीं होता तब तक पुलिस को ही मुर्गे की सुरक्षा करनी पड़ेगी। काश पुलिस आम लोगों को भी इतनी सुरक्षा का एहसास दिला पाती, लेकिन मुर्गे के लिए पुलिस जो कुछ कर रही है उसके लिए उसकी तारीफ तो बनती ही है। वैसे आपको बता दें कि भारत में मुर्गों की लड़ाई कराना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों पर अत्याचार को रोकने से जुड़े 1960 के कानून के तहत मुर्गा लड़ाई पर जैसी परंपराओं पर रोक लगाई हुई है। जानवरों तक परेशान करते सी जुर्म का पर्चा ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਦੋ ਢਿੱਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਕੜ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਤਾਲੁਕ ਰੂਪ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਕੁੱਕੜਾ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜਾ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਕੜਾ ਦੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।